चार थे, ये और एक वो पानी में जाते हैं। एलपीजी सुना होगा आपने, सिलेंडर जो होता है एलपीजी की टच पे ये होता है, ये अंदर से प्रेशराइज्ड होता है, बाहर का प्रेशर जब बढ़ गया इनमें कोई बारूद नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं बढ़ता है, प्रेशर से बढ़ते सारे कार्बोहाइड्रेट को बर्बाद करते हैं। और ये सबसे आगे होता है जैसे कि आपकी सर्विस ब्रिगेड मिशन में आगे रहता है, सर्विस डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो बाकी चीज़ आप ये चाह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने जंग का पकाने का जब उसमें ऐसा ही चाह रहे हैं, ये नहीं ऐसा नहीं, मुझे चाह रहे हैं पतला है आईने की तरह, वो इन बंदूकों की वजह से अच्छा किसी के आगे, हाँ हाँ किसी के कंधे पर क्योंकि ये खुले किले की दीवार पे होती थी, चलती थी ये गन, और अगर खुले मैदान में चलानी है तो किसी को कंधा देना पड़ता है। ये है संजोग का एग्जांपल दिया हुआ, संजोग या जीरक या चेन ली, इसका कम से कम वजन 25 किलो होता है। इसके बाद इसके ऊपर 4 आईना लगता है। टोटल हथियारों का इंसान का वजन मिला के कहीं से 150 से 160 किलो मिल सकता है। तीर को सिर्फ ये करते हैं ना, हाँ जी, जो तीर मारते हैं इसके नीचे वो 4 प्लेटें लगती है ना, 4 प्लेट लगती है, वो 4 प्लेट लगेगी, उसके ऊपर फिर लगता है ये जो तीर वाले हमने बड़े वाले तीर देखे थे बीच में दो गोल पे इस्तेमाल होते हैं ताकि वो ये चेन के आर पार जा सके। गाजी एक सबमरीन है, नाम सुना है आपने उसका? गाजी सबमरीन, हाँ ये है PNS गाजी, ये पाकिस्तान की सबमरीन है। ये 71 जब बांग्लादेश बना तब डूबी थी, ये विशाखापट्टनम में, ये उसके रैकेज में से निकाला है। ये नीचे लाइट है उसकी। अच्छा। ये है आपका पिस्टॉल या पिस्टल। पिस्टॉल जो वर्ड है वो फ्रेंच है। इसमें क्या है, पहली वाली गन में ट्रिगर नहीं था, आपने बारूद भरा, आग लगाई, चली तो चली, नहीं तो नहीं चली। इसमें ट्रिगर था, तो आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका गन पाउडर गीला है कि नहीं। ये ऊँट पे हाथी पे बैठ कर चलाई जाती है, इसमें वो कर्व देख रहे हो ऐसा, ये इसलिए क्योंकि कंधे से ऐसे पुश बैक करते नहीं, आर्म के नीचे, ये बगल के नीचे रख के चलती थी, तो इससे क्या है आपका एम बढ़िया रहता था। अगर ऊँट पे बैठे हो तो एम बढ़िया करके कर सकते हो। आपका बॉर्डर का VIP पास तो नहीं है, नॉर्मल ही है ना आपका। ये कहूँ चाइनीज़ हमने वैसे वेपन रखे हुए हैं। ये अमेरिकन की कॉपी है, वो भी अमेरिकन की कॉपी, वो भी चाइनीज़ है। इसकी रेंज है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर रेंज है इसकी। मोटार है ये। अमेरिकन जो है उसकी रेंज इससे ज़्यादा है, उसकी 2-2.5 है, 2 से 2.5। और मतलब कि चाइना वाले आज से नहीं कब से कॉपी कर रहे हैं, उनका काम है कॉपी करना। ये सिंबल आपको गुरुद्वारे में दिख जाएगा, खंडा से बाहर की तरफ कृपाल, अंदर की तरफ चक्र या चक्रम, वो भी हथियार होता है, घुमा के फेंकने वाला। और अंदर की तरफ खंडा, जो खंडा है वो मेन है, उसी के नाम पे हथियार है खंडा से। ये जो सिंबल है उसी के नाम पे। LMG लाइट मशीन, लाइट मशीन इस्तेमाल किया है। हाँ जी, तो ये 200 से 400 राउंड फायर करती है। टच नहीं करना। इसका जो इशू है, ये बस्ट में फायर करते हैं। इसके बैरल ऐसे क्यों? बैरल में चेंजेबल बैरल है, इंटरचेंजेबल। किसने? इनसे अंकल के पास खड़े रहो, मैं तुम्हारे वीडियो में। ये ऐसा करके भेजते हैं कि दोबारा चल ना सके। अच्छा, मतलब एक बार नहीं, जहाँ आर्मी से आते हैं वो ऐसा करके भेजते हैं कि दोबारा चल ना सके, इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, इनबिल्ट डिफेक्ट करके भेजते हैं। चल रहे ये बैग आते इधर से आएंगे। अरे इधर मुको इधर। एग्जिस्ट करना है तो किस तरफ करना है? उस तरफ, इसी तरफ चले जाना। नहीं, इधर बैग होता है। हाँ, इसी तरफ। स्टेनलेस स्टील से बना है सारा। स्टेनलेस स्टील कब बनाया? ये बना 2016 में। और रामवीर सुतार, उनकी भी डेथ हो गई पिछले महीने, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गुजरात में, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है।
अच्छा, ये बॉम्बे से बन के है, ये 6 पार्ट में असेंबल हुआ है पूरा। अच्छा 6 पार्ट में आया, इधर असेंबल हुआ। बीच में जॉइंट तो दिख नहीं रहा। वो ऐसा करके असेंबल है, मतलब कि वो बाहर से दिखता नहीं है और बिल्कुल ऐसे डिजाइनिंग ऐसी है। और इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। 45 टन, 45 मीटर हाइट है, 54 टन वेट है। कितना पैसा लगा होगा इसको? पैसा एग्जैक्ट तो नहीं रखा, एस्टिमेट है कि करीबन 6 या क्या होगा। ये सारी गैलरी पंजाब के पुरातन इतिहास पे। सबसे पहले पंजाब के इलाके में ये थे, हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बीच में इनका राजा है या पंडित है, और ये इनके सिक्के हैं और सील है। ये सिविलाइजेशन खत्म होती है, पहले जैनिज्म राइज होता है, फिर बुद्धिज्म, उसके बाद होती है अलेक्जेंडर का या सिकंदर का आना। सिकंदर की लड़ाई होती है पोरस से या पोरवा से। ये हो रही है झेलम के किनारे। झेलम है आज की डेट में, ये पाकिस्तान में है ये जगह। यहाँ पे पहली बार सिकंदर हाथियों का इस्तेमाल देखता है। सिकंदर की आर्मी का भी काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन पोरस हार जाता है। उसके बाद ब्यास किनारे जब ये पहुँचता है तो सिकंदर या अलेक्जेंडर की आर्मी में विरोध हो जाता है। ये यहाँ से फिर वापस जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहीं मर गया, कुछ लोग कहते हैं रास्ते में, और कुछ लोग कहते हैं वहाँ जाकर मैसेडोनिया में। लेकिन ये अलेक्जेंडर का लास्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ब्यास के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फौज भी खड़ी थी, उससे लड़ना नहीं चाहते थे। वो थी नंद एम्पायर की, जिनका पाटलिपुत्र में तब राज था, नंद एम्पायर, उनकी फौज थी। अच्छा, ये तो अशोक चक्र। हाँ जी, अशोक चक्र। और ये आपका मौर्य एम्पायर या मौर्यों का जो राज है, हाँ, उसका ये नक्शा है। ये अशोक के टाइम का है। ये अशोक के टाइम का नक्शा है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का नहीं। अशोक के टाइम ये कर्नाटक से लेके अफगानिस्तान तक राज होता था मौर्य एम्पायर का, और पाटलिपुत्र या पटना उनका कैपिटल होता था। इनका ऐसा होता था कि ये सबसे एडवांस थे तब के। इनका जो इंटरेस्ट रेट टैक्स या पूरा टैक्स का होता था, सिर्फ 5% होता था। 5% टैक्स, जो आज भी कहीं भी उसका रिकॉर्ड है, ऐसा कभी कोई रिजीम नहीं है टैक्स रिजीम। उसके बाद गुरु नानक देव जी, ये उनके जो उदासियाँ हैं या जो जर्नीज़ हैं वो दिखाई गई हैं। 28,000 किलोमीटर चल के गुरु नानक साहब ने ट्रैवल किया था अलग अलग दिशाओं में। सबसे पहले जाते हैं इस तरफ, बिहार से होते हुए बंगाल और म्यांमार। दूसरी यात्रा में जाते हैं रामेश्वरम और श्रीलंका तक। तीसरी है जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ और अर्मेनिया अजरबैजान यूरोप में है। चौथी यात्रा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक होते हुए पहले काबा फिर मदीना। और ये इतना घूम कर ये 3 उपदेश देते हैं, नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको। ये 3 उपदेश इन्होंने दिए थे। और एक नानक पंथ की आप कहते हो शुरुआत की, जो बाद में सिखिज्म में बदल गया या सिखों में बदल गया। ये बड़ी लड़ाइयाँ जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदला, वो दिखाई गई। ये गैलरी 5th गुरु से शुरू होती है, सिखों के 5th गुरु से, इसलिए क्योंकि यहाँ से फिर जंग का इतिहास शुरू होता है। तो ये वो गुरु साहब हैं, गुरु अर्जन देव, जिन्होंने दरबार साहब की उसारी करवाई या कंप्लीशन करवाई। उसके बाद आद ग्रंथ, जिसमें अलग अलग भक्तों की बानी है और गुरु साहब की बानी है, 5 गुरु साहब की और 9वें गुरु की बानी है। वो आद ग्रंथ पहली बार गुरु साहब ने लिखा था 5वें गुरु ने। उसके बाद इनको पहली शहीद किया जाता है लाहौर में। इनको शहीद इसलिए किया जाता है क्योंकि और जो वहाँ का राजा था, जहांगीर था उस टाइम, उन्होंने कहा था कि और जो आपका गुरु ग्रंथ साहब है उसमें कुछ बदलाव करके हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखिए। ये मना कर देते हैं, कहते हैं कॉमा भी चेंज नहीं हुआ। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें गुरुमुखी भाषा इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो स्क्रिप्चर है वो ये है, लफ्ज़ वही हैं जो ओरिजिनली कहे गए हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र में नामदेव जी की बानी भी दर्ज है, अगर वो विठल या विठला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे ही लिखा होगा, लेकिन लिखा स्क्रिप्चर में होगा। तो ये मना कर देते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा, तो फिर उनको शहीद किया जाता है जला के। हाँ, गरम तवे पर उठा के गर्म रेत डाल के सर में, और अंत में इनको रावी नदी में डुबाकर शहीद किया जाता है गुरु अर्जन देव जी को। उसके बाद इनके बेटे गुरु साहब बनते हैं गुरु हरगोबिंद साहब। ये फिर मेरी पीढ़ी की दो तलवारें पहनते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, रुकाई की रक्षा के लिए। मतलब कब से शुरू हुआ? हाँ हाँ, यहाँ से शुरू होता है। तलवार पहनने का आगे होगा, लेकिन यहाँ से जंग का इतिहास शुरू हो जाता है।
और ये जितने भी आपके हैं आदेश है जहांगीर के धंडू! सारे तोड़ कर इनको कैद कर लिया जाता है ग्वालियर के किले में। थोड़ा अंकल जो बोल वहाँ बोल रहे हैं, रुको। जब बोल ये रहे हैं, कहाँ टूटते घूम हैं, रहे हो? सुनो ना क्या बोल रहे हैं। 52 कलियों का एक चोला पहनते हैं, नॉलेज बढ़ेगा। 52 कलियों का चोला पहनकर 52 राजा 52 किंग्स को छुड़वाते हैं। तो हम इसको बंदी छोड़ दिवस की तरह मनाते हैं। ये बंदी छोड़ दिवस बिल्कुल दिवाली के साथ आता है, सेम दिन। और इसके बाद अगले गुरु साहब बनते हैं इनके पोते गुरु हरराय साहब। गुरु हरराय साहब ने कोई जंग नहीं लड़ी, इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरे पंजाब हरियाणा हिमाचल में फैलाई। इनके पास ऐसे ऐसे बाग होते हैं जिसमें एक बाग में 9-9 लाख फूल होते थे अलग अलग तरह के। इन्होंने फिर जो शाहजहाँ है, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बेटा दारा, जहांगीर और शाहजहाँ गुरु साहब से जंग करते रहे, इनके दादा से और इनके पिता से। लेकिन इन्होंने उस शाहजहाँ के बेटे का भी इलाज किया जिसका नाम था दारा सिको। शाहजहाँ का और भी बेटा है ना, औरंगजेब दारा सिको और ऊपर के 4 को मार, दारा सिको सबसे बड़ा था और ऊपर के 4 को मारकर फिर राजा बन जाता है। तो जब औरंगजेब राजा बनता है तब उस टाइम गुरु साहब होते हैं गुरु हरकिशन जी। 5 साल की उम्र में गुरु बनते हैं। 7 साल की उम्र में दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में चेचक फैला होता है, स्मॉल पॉक्स, सबका इलाज करते हैं। और उसके बाद बंगला साहिब से इलाज करते थे ये। बंगला साहिब गुरुद्वारा आज भी वहीं पे है। एक तरह से दिल्ली का चेचक खत्म हो जाता है, लेकिन ये ज्योति जोत समा जाती है, अपने ऊपर सारा ले लेते हैं आप कह सकते हो। ज्योति जोत माने इनकी डेथ हो जाती है, ज्योति जोत समा जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु। इनके पास फिर कश्मीरी पंडित आते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब जो है जबरन हमें धर्म परिवर्तन कराया है, जबरन हम पे जुल्म कर रहा है और कह रहा है कि आप इस्लाम में आ जाइए। तो गुरु साहब कहते हैं ठीक है। औरंगजेब को चिट्ठी लिखते हैं कि मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, आप मुझे बदलवा लो, मैं बाकी सबको अपने आप बदलवा लूँगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ये दिल्ली जाते हैं, औरंगजेब से बातचीत होती है। जब औरंगजेब सब कुछ करने में फेल हो जाता है फिर इनको शहीद कर दिया जाता है दिल्ली के चांदनी चौक में, यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा, क्योंकि वो इनको मना नहीं पाता कि आप इस्लाम में आ जाओ। या जब इनको नहीं मना पाता तो फिर वो कश्मीरी पंडित जो वो भी बच जाते हैं। इधर देख के फिर इधर आ जाइए। अगले गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म है पटना का, पाटलिपुत्र का, पटना साहिब का। ये फिर खालसा पंथ की शुरुआत करते हैं। पहले गुरु से 9वें गुरु तक सिख होते। खालसा अलग नहीं होता, खालसा एक कदम आगे होता है, एक स्टेप आगे होता है। और मैडम इसमें इस गैलरी में आप डिस्प्लेस की फ़ोटो ले लेना, सेल्फी वगैरह मत लेना। हाँ, तो वो 3rd से ले सकते हो, 3rd से नॉर्मल है। तो खालसा पंथ, खालसा बनने की जो शुरुआत ऐसे होती है, इसमें खंडा बाटा, इसमें जल लिया जाता है, पतासे डाले जाते हैं और ये जल फिर सिक्कों को दिया जाता है। 5 बानियों को पाठ करने के बाद फिर उनको 5 ककार दिए जाते हैं। कड़ा ये वाला, कशेरा अंडरगारमेंट, किरपान जो सॉर्ड होती है, और आपका केश अनकट हेयर, कंगा कोम, तो वो किरपान का यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट। गुरु जी के 2 बड़े बेटे जंग में शहीद होते हैं। 2 छोटे बेटे जो उनको नियम में चिनवा दिया जाता है सरहंद में। सरहंद है आपका जब पंजाब एंटर करते हो तभी आता है, राजपुरा के बाद। इनका शहीदी दिवस कल था, मतलब 26 तारीख को, इसलिए सारा वो हाँ लंगर लगे हुए हैं। हाँ 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 जी। अच्छा, इसलिए मिल गया था कल। उसके बाद जफरनामा, गुरु साहब जफरनामा लिखते हैं। जफरनामा पढ़ने के बाद औरंगजेब की मौत हो जाती है। जफरनामा ओरिजिनल आज भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में रखा हुआ, आजमगढ़ है यूपी में, वहाँ रखा हुआ है। ये पढ़ने के 2 से 3 दिन बाद औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब की गिल्ट से या औरंगजेब की जो जफरनामा में ऐसे क्या लिखा हुआ है? जफरनामा में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो औरंगजेब ने किया या औरंगजेब के नाम पे हो रहा था। औरंगजेब ने जो, और ये सारा पर्शियन में है। औरंगजेब के बारे में ये 2 छोटे बेटों के बारे में मेंशन करता है। उनकी दादी भी थी इनके साथ में, उनको भी शहीद कर दिया जाता है। तो इसलिए मेंशन करते हैं कि बच्चों पे और औरतों पे जुल्म करना इस्लाम में गलत माना जाता है। और उसके बाद बड़े 2 का जो जंग में शहीद है उनका कोई कुछ नहीं बोलते, कुछ मतलब कोई मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जंग में शहीद हुए थे। जंग में शहीद, जब जंग होगी तो कोई ना कोई शहीद होगा। तो इतना सब कुछ जब बताया जाता है और उसके नाम पे क्या हो रहा है औरंगजेब के नाम पे, तो फिर वो गिल्ट उससे इतना होता है कि उससे उसकी मौत हो जाती है औरंगजेब की। औरंगजेब मर जाता है। उसके बाद जो गुरु साहब हैं, गुरु साहब जाते हैं दक्खन, नांदेड़ में, और नांदेड़ में उनकी मुलाकात होती है बंदा सिंह बहादुर से। बंदा सिंह बहादुर 8 साल की उम्र में हिरनी का शिकार करते हैं। हिरनी के पेट में बच्चे होते हैं। ये देखकर हिरनी भी मर जाती है, हिरनी के बच्चे भी मर जाते हैं। ये देखकर ये बैरागी हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नांदेड़ के जंगलों में जाके आश्रम बनाते हैं। गुरु साहब इनसे जाके एक सवाल पूछते हैं, हिरनी के मरने का आपको इतना गम है और जो लोगों पर जुल्म हो रहे हैं उसका क्या?
तो फिर इनको अमृत छका के 5 तीर दे के नांदेड़ से भेजते हैं। नांदेड़ के रास्ते व्यापारियों का रूप धार कर ये आते हैं। नांदेड़ से होते मंदसौर और राजस्थान का सारा इलाका पार करते हुए सोनीपत पहुँचते हैं। सोनीपत के बाद एक छोटी लड़ाई होती है, 13 जंगें ये लड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जरूरी वाली जो है वो सरहद की है। ये पगड़ी और दाढ़ी वाला प्रथा ये शुरू से पहले वाला गुरु से शुरू है क्या? ये अगर पगड़ी जो बांधना है ये इस इलाके में कॉमन है। इसमें सब बांधते हैं, सिख भी बांधते हैं, मुसलमान भी बांधते हैं, हिंदू भी बांधते हैं। और दाढ़ी मूंछ रखना ये भी इस इलाके का कॉमन चीज़ है। ये इस इलाके में आज से नहीं हो रहा, कई 100 साल से हो रहा है। जो हिंदुस्तान का कॉमन इतिहास है, पहले जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, यहाँ तक कि अवतार भी हैं, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, इन सब के भी दाढ़ी मूंछ और सर पे ऐसे ये होती थी, अपना सर बाल होते थे, बांधे हुए होते थे। पगड़ी बांधना तब भी कॉमन था। ये बाद में जब मुग़ल आना शुरू हुए तो मुग़लों ने ये इस पर पगड़ी बांधने पे एक टैक्स हुआ करता था, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। फिर बाद में तो बैन ही कर दिया, क्योंकि पगड़ी को नोबेल्टी का निशानी बना दिया। नोबेल्टी मतलब कि राजशाही का, तो इस वजह से वो हल्के हल्के कम होता गया। तो फिर गुरु साहब ने सिखों को अलग रूप देने, जो खालसा शुरुआत की खालसा पंथ की, तो अलग रूप देने के लिए पगड़ी और दाढ़ी का दोबारा शुरुआत की। तो बंदा सिंह बहादुर सरहद की लड़ाई लड़ते हैं, सरहद जीतते हैं। जहाँ पर छोटे साहबजादे जिनको दीवार में चिनवाया जा रहा है वो यहाँ पे सरहद में है। तो सरहद की जब लड़ाई जीतते हैं, उसके बाद ये लड़ाई जीतने के बाद कुछ टाइम बाद इनको पकड़ लिया जाता है 1716 में और शहीद कर दिया जाता है, दिल्ली लेके जाते हैं, जहाँ पे कुतुब मीनार है वहाँ पे। एक बार औरंगजेब मर जाता है तो मुगल कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद अब्दाली के हमले शुरू होते हैं। 7 बार अब्दाली हमला करता है। 6वीं बार में सिख इससे औरतें, बच्चे और जो सामान लूट के लेके जा रहे थे छुड़वा देते हैं। 7वीं बार में गुस्से में दोबारा हमला करता है, और जब हमला करता है तो ये सिख, जहाँ पे बहुत सारे सिख होते हैं, एक दिन में सिखों की गिनती आधी कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, सिख 7 महीने बाद इस पर दोबारा हमला करते हैं। उसके बाद उस हमले के बाद ये दोबारा इंडिया नहीं आता अब्दाली। वैसे इसके पहले 7 बार आ चुका था। कौन? अब्दाली, अहमद शाह दुरानी, ये दोनों एक ही इंसान हैं। बंदा सिंह जी वो इस मिसल से आते हैं, शुकर चकिया मिसल से। जल्दी जल्दी चलो ना फिर। हो गया। ये कौन सा? ये जनरल जोरावर सिंह, ये मैं आपको एक एक करके बता ही देता हूँ। सीधा जाना सर, सीधा। हाँ जी। जो जनरल जोरावर सिंह, हेलो सर, गाइड करना है सर, और नहीं गाइड करना है, थोड़ी छेती है उन्होंने, मैं करता मैंने कॉल बैक। जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का राज कैलाश मानसरोवर लेक तक पहुंचाया। इंडिया का क्लेम इसलिए कैलाश मानसरोवर लेक तक है क्योंकि इन्होंने राज वहाँ तक पहुंचाया था, जनरल जोरावर सिंह। श्याम सिंह अटारी, जिनके नाम पे अटारी बॉर्डर है, ये फ्रांस के जनरल है, जीन फ्रांसोis, जिन्होंने टोपी पहन रखी है। ये नेपोलियन के साथ लड़े, मतलब नेपोलियन के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उसके बाद जब नेपोलियन हार गया तो महाराजा रणजीत सिंह की फौज में आ गए। ये महाराजा रणजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर दीवान मुकुंदचंद और महाराजा रणजीत सिंह, इनको सिर्फ एक आंख से दिखता था, एक आंख चेचक की वजह से चली गई थी इनकी। तो जब ये सब रियल फेस है क्या? हाँ जी, जितना मतलब कि हिस्ट्री से कॉन्टेक्ट लिया गया उस हिसाब से, हिस्ट्री में जो आर्ट करते हैं ना, बनाते हैं, जो पोर्ट्रेट बनी हुई है उससे। और इनको जब लोग काना काना कह के चिढ़ाते थे, हाँ, एक आंख नहीं है। हाँ, तो ये कहते थे मुझे एक आंख इसलिए दी गई है क्योंकि मैं सबको बराबर देखता हूँ, मतलब कोई ऊंच नीच ना करो। और ये वो जंगें जो इन्होंने लड़ी, अटक, कहावत है कटक से अटक, सुना होगा आपने। तो अटक कहाँ है? अटक है इंडस रिवर पे। इंडस रिवर जो पाकिस्तान में आज का डेट इलाका है, वो अटक वहाँ पे है। कटक इस साइड में बंगाल में कोना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये आपका ये जो अटक है, ईस्ट से वेस्ट। हाँ, अटक जो है ये कंट्रोल करो तो फिर पता लगता है कि पंजाब के अंदर कौन आ सकता है, नहीं आपके पास वो कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद ये आ गया आपका, ये इंपॉर्टेंट बैटल है, सबसे इम्पोर्टेंट वाली खैबर पास। खैबर पास है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। आज खैबर पास कंट्रोल करना मतलब ये कंट्रोल करना कि इंडिया में कौन है, क्योंकि तब तो जॉइंट था सारा, तो इंडिया में कौन आएगा कौन नहीं, वो खैबर पास से कंट्रोल होता है। तो ये जमरौद का किला हरि सिंह नलवा ने कई 100 साल बाद जीता था, पहली बार किसी ने यहाँ से वहाँ जाके जीता ना, लोग वहाँ से जाते थे। ये आपका कोहिनूर का ट्रैवल है,
कोहिनूर जो है इंडिया में रहता है नादिर शाह तक, नादिर शाह ईरान लेके जाता है, अहमद शाह दुरानी अफगानिस्तान, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह को गैलरी कौन सा है? थर्ड थर्ड गैलरी में। ये क्या है कोहिनूर? यहाँ तक है आप? कोहिनूर जो हीरा आंध्रा से निकलता है, हाँ। ये रहता ये है राजाओं के पास ऐसे ऐसे हाँ, जाता है। नादिर शाह ईरान लेके जाता है, नादिर शाह के बाद अहमद शाह दुरानी अब्दाली से ले आता है अफगानिस्तान। हाँ। शाह शुजा उसका बेटा है, वो उसे महाराजा रंजीत सिंह को गिफ्ट में देता है, जब महाराजा रंजीत सिंह उसे अफगानिस्तान का राजा बनवा देते हैं। हाँ। और महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद कोहिनूर उनके 8 साल के बेटे से अंग्रेज ले जाते हैं बाहर। अभी भी इंग्लैंड में है। ये टावर ऑफ लंदन में अभी भी है। ये हमेशा किसी औरत के थ्रोन में ऐसे मुकुट में लगा रहेगा, मर्द के किसी मेल के मुकुट में नहीं लगता। अभी भी इंडिया क्लेम करता है इसको वापस करने का जी। इसे बहुत से लोग क्लेम करते हैं, ईरान भी क्लेम करता है, नेपाल भी, और आपका पाकिस्तान भी, और ये आपका पहले कैसे बैठते थे हाँ? पहले कैसे राजा क्योंकि उधर उधर जा रखा है ना ये जो आँख है कि वो था ना हाँ ये जी ये काके की वो जो दिख नहीं रहा है इसे। ये जो ओरिजिनल थ्रोन है ये भी आपका वहाँ पे है लंदन के म्यूजियम में, ओरिजिनली सारा गोल्ड का है, इसके नीचे हमारा लोगो मोती लगे रहते हैं। और ये थ्रोन का बनाने का ऐसा है कि इन्होंने 750 किलो जो ये किसी में बना हुआ है वैक्स में? वैक्स और सिलिकॉन का मिक्स है सर। ये रियल लग रहा है पूरा ऐसे। वो आपका आपने वो गोल्डन टेम्पल देखा होगा है ना? हाँ। तो गोल्डन टेम्पल पहले गोल्ड नहीं लगा था वहाँ पे, वो महाराजा रंजीत सिंह ने हाँ रंजीत सिंह ने लगाया था। वो उतना ही उन्होंने उससे पहले 750 किलो सोना काशी विश्वनाथ मंदिर में दिया, 750 किलो सोना गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में, और 750 किलो सोना लाहौर की मस्जिद में, लाहौर में। वो तीनों को बराबर तीनों दिया। धर्म को दिया है। हाँ तीनों को दिया। इसमें अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजों से जंग होता है महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद। पहले जंग में सिखों का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो धोखा करते थे, वो इनको बारूद की जगह सरसों के दाने भेज देता है। पहली जंग इसमें आते हैं, दूसरी में तेज सिंह और लाल सिंह। ये नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, बोट ब्रिज। ये बोट ब्रिज जब टूट जाता है तो आधी फौज उधर और आधी इधर रह जाती है। ये इन्फॉर्मेशन सारी तेज सिंह और लाल सिंह पहुंचा देते हैं अंग्रेजों के पास। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का राज खत्म हो जाता है। आ रहा है कौन? तीन से दूसरी बिल्डिंग में, 7 वाली बिल्डिंग में, 3rd में। हाँ